क्रिमिनोलॉजी के अंदर 4 टाइप के स्कूल हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहला आता है प्री क्लासिकल स्कूल। प्री क्लासिकल स्कूल का मानना है कि कोई भी अपराध इंसान अपने मर्जी से नहीं करता है, ठीक है, वो कोई ना कोई डिवाइन फोर्सेस हैं, ठीक है, नेचुरल फोर्सेस है जिसके कारण वो अपराध करता है। तो ये भी उस जमाने में चलता था, आज के जमाने में कोई ऐसा डिवाइन फोर्स किसी से अपराध वगैरह नहीं कराते हैं। तो प्री क्लासिकल स्कूल ड्यू टू डिवाइन फोर्सेस। इसका व्यू क्या था पनिशमेंट देने के मतलब मैटर में? इसका मानना था कि किसी भी अपराधी को आप जो पनिशमेंट दो तो थोड़ा सीवियर दो, ताकि वो दोबारा अपराध न करे और दूसरे लोग भी उससे डरे, ठीक है। ये अप्रोच था आपका प्री क्लासिकल स्कूल का। प्री क्लासिकल स्कूल के जो फाउंडर हैं वो जेरेमी बेंथम है। वैसे जो भी स्कूल हम इसमें पढ़ने वाले हैं उसके एक फाउंडर नहीं है, उसके बहुत सारे फाउंडर है। किसी ने किसी को सपोर्ट किया तो भी फाउंडर में आ गया, किसी ने किसी को आगे बढ़ाया तो भी फाउंडर हो गया। तो इसमें ये कहना कि ये अकेला फाउंडर है तो ये सही नहीं है, लेकिन फिर भी हम अगर मान के चले तो प्री क्लासिकल स्कूल में हम अगर फाउंडर मानेंगे तो जेरेमी बेंथम को मानेंगे, ठीक है। उसके बाद आया क्लासिकल स्कूल। हाँ, प्री क्लासिकल स्कूल जो है वो आया था आपके 17th सेंचुरी में, ठीक है, 17th सेंचुरी में। इसके बाद ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये अभी मैं सवाल क्रिमिनोलॉजी कर रहे हैं ना हम लोग। ये सवाल मैं जो बता रहा हूँ वो कोई शॉर्ट नोट से नहीं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ ऐसे ही, मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। फिर अपन आएंगे क्वेश्चन आंसर पर, ठीक है। हाँ, तो प्री क्लासिकल स्कूल हो गया। अभी है आपका क्लासिकल स्कूल। क्लासिकल स्कूल जो है वो बात करता है फ्री विल के बारे में, ठीक है। ये इसका मानना है कि कोई भी अपराध होता है तो अपराधी अपने मर्जी से करता है, ना कोई डिवाइन फोर्सेस होते हैं, ना कोई सोशल फैक्टर होता है, कुछ नहीं। इंसान जब चाहे अपराध कर लेता है, उसकी मर्जी होती है, उसमें कोई सोसाइटी का इफेक्ट नहीं होता है या कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। ये अप्रोच किसका है? क्लासिकल स्कूल का। ये आया था 18th सेंचुरी में। इसके जो फादर हैं, ऐसा माना जाता है कि सेसारे बेकरिया जो एक जूरिस्ट थे वो क्लासिकल स्कूल को लेके आए, ठीक है। इसका जो अप्रोच है पनिशमेंट देने में, इसका अप्रोच ये है कि भाई किसी भी क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट मिलना चाहिए, प्रोपोर्शनेट, ठीक है। इसका ये नहीं मानना है कि आप सीवियर पनिशमेंट दे दो लोग डरेंगे, नहीं, जैसा अपराध है उस हिसाब से आप पनिशमेंट दीजिए। तो प्रोपोर्शनल टू दी क्राइम, इसका ये मेन पनिशमेंट के अंदर व्यूज है। तीसरा है आपका नियो क्लासिकल स्कूल। ये आया था 19th सेंचुरी में, ठीक है। इसका मानना था फ्री विल प्लस सरकमस्टांसेस। ये फ्री विल को भी मानता है कि भाई इंसान अपने मर्जी से अपराध करता है, लेकिन साथ ही साथ ये इस बात पे भी एग्री करता है कि परिस्थितियां भी इंसान को अपराध करने के लिए मजबूर करती हैं, ठीक है। तो नियो क्लासिकल स्कूल अगर आपसे पूछे तो फ्री विल कि भाई इंसान अपने मर्जी से ही अपराध करता है, लेकिन चूंकि ये 19th सेंचुरी में आया था तो थोड़ा ये डेवलप्ड अप्रोच अपनाता था कि भाई सिर्फ अपने मर्जी से नहीं होता है, कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जो अपराध कराते हैं, तो ये सरकमस्टांसेज को भी इंक्लूड कर लिया। तो नियो स्कूल का मानना है कि भाई नियो क्लासिकल स्कूल का कि फ्री विल तो है ही है, इंसान तो अपने मर्जी से करता ही है, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां भी होती है जो इंसान को अपराध करने के लिए मजबूर करता है, ठीक है। ये हो गया न्यू क्लासिकल स्कूल। इसका भी अप्रोच क्या है? सीवियर पनिशमेंट। ये मानता है कि अगर हम किसी अपराधी को सीवियर पनिशमेंट दें तो वो तो डरेगा ही डरेगा, बाकी समाज भी वैसा अपराध करने से डरेगा। तो डिटरेंट अप्रोच अपनाता है। अभी मैंने बताया था पीछे डिटरेंट अप्रोच क्या होता है। नेक्स्ट है आपका फोर्थ स्कूल पॉजिटिविस्ट स्कूल,
ठीक है। पॉजिटिविस्ट स्कूल भी 19th सेंचुरी में ही आया, जब नियो क्लासिकल आया तभी ही एक जूरिस्ट थे आपके ये नियो क्लासिकल के फादर नहीं बताया ना, नियो क्लासिकल का फाउंडर है गैब्रिएल टार्डे, ठीक है। नियो क्लासिकल स्कूल को फाउंड करने वाला जो बंदा था, जूरिस्ट था, वो था गैब्रिएल टार्डे, ठीक है। फोर्थ स्कूल हम पढ़ रहे थे पॉजिटिविस्ट स्कूल। इसका मानना है कि कोई भी अपराध फ्री विल से नहीं होता है, कोई भी अपराध या तो सोशल फैक्टर उसके पीछे होगा, या तो साइकोलॉजिकल फैक्टर होगा, या तो बायोलॉजिकल फैक्टर होगा। अगर ये तीनों फैक्टर नहीं है तो ठीक है, तो फिर अपराध ही नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि पॉजिटिविस्ट स्कूल डायरेक्ट मना करता है कि फ्री विल जैसा कुछ नहीं होता, इंसान अपने मर्जी से कुछ करता ही नहीं है जब तक उसके पीछे कोई सोशल फैक्टर ना हो, साइकोलॉजिकल फैक्टर ना हो, या बायोलॉजिकल फैक्टर ना हो, ठीक है। पॉजिटिविस्ट स्कूल का जो फाउंडर था वो था सेसारे लोम्ब्रोसो। 3-4 चीजें हर स्कूल का याद रखोगे ना तो आपको कोई भी स्कूल पूछ दे तो आपको मतलब शॉर्ट में आप पूरा सब कुछ समझ के लिख सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो पॉजिटिव स्कूल क्या बोलता है, बायोलॉजिकल फैक्टर हो सकता है, साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है, सोशल फैक्टर होता है, फ्री विल जैसा हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। पॉजिटिविस्ट स्कूल, इसका फाउंडर था सेसारे लोम्ब्रोसो। इसका मानना था पनिशमेंट के संदर्भ में कि भाई कोई भी पनिशमेंट दो तो रिफॉर्मेटिव एक्शन में लो, ठीक है, कि भाई उसको अगर कोई रिफॉर्म होने की गुंजाइश है तो आप उसको रिफॉर्म कीजिए, रिहैब कीजिए, क्योंकि इसका मानना था कि हम डिटरेंट अप्रोच नहीं रखेंगे, हम रिफॉर्मेटिव अप्रोच रखेंगे, ठीक है। हमें किसी को सजा नहीं देना, अगर वो रिफॉर्म होने की गुंजाइश है तो हम सबसे पहले उसको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये चारों स्कूल मैं वापस से रिपीट करता हूं, प्री क्लासिकल स्कूल, क्लासिकल स्कूल, नियो क्लासिकल स्कूल, पॉजिटिविस्ट स्कूल। सबसे पहले प्री क्लासिकल स्कूल आया जिसके फाउंडर थे जेरेमी बेंथम। इसका मानना था कि कोई भी अपराध ड्यू टू डिवाइन फोर्सेस होते हैं, आसमानी ताकत आता है जिसके कारण इंसान अपराध कर बैठता है, ठीक है। दूसरा स्कूल था क्लासिकल स्कूल जो 18th सेंचुरी में आया। इसका मानना था कि कोई भी अपराध फ्री विल से होता है, अपनी मर्जी से, इसमें कोई आसमानी ताकत या कोई कुछ ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसका फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर था आपका सेसारे बेकरिया, ठीक है। इसका अप्रोच क्या था कि भाई किसी को भी पनिशमेंट दो तो प्रोपोर्शनेट दो, जैसा अपराध है वैसा पनिशमेंट दो। तीसरा है क्लासिकल नियो क्लासिकल स्कूल। इसका मानना है कि भाई फ्री विल तो है ही है, इंसान अपने मर्जी से तो करता ही है, लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस भी आते हैं जब अपराध हो जाता है, तो फ्री विल प्लस सरकमस्टांसेस, ये हो गया नियो क्लासिकल स्कूल। इसके फाउंडर गैब्रिएल टार्डे को माना जाता है, ठीक है। और इसका पनिशमेंट के संदर्भ में मानना है कि किसी को भी डिटरेंट अप्रोच के साथ पनिशमेंट दीजिए। डिटरेंट अप्रोच का मानना है कि भाई किसी को भी कोई अपराध करता है तो उसका हीनियस सीवियर पनिशमेंट दो, चोरी किया है 10 साल की सजा, अगर हम सीवियर पनिशमेंट देंगे तो समाज उससे डरेगा कि भाई यार ये सिर्फ चोरी किया था 10 साल जेल हो गया, नहीं करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, लोगों में फियर क्रिएट होगा जिससे अपराध कम होंगे। और लास्ट है आपका पॉजिटिविस्ट स्कूल, जो मानता है कि फ्री विल जैसा कुछ नहीं होता, या तो सोशल फैक्टर के कारण अपराध होता है, या तो साइकोलॉजिकल फैक्टर के कारण, या बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण, या इकोनॉमिक फैक्टर के कारण, कोई फैक्टर हो तभी अपराध होता है, ये पॉजिटिविस्ट स्कूल मानता है। इसका फाउंडर जो है सेसारे लोम्ब्रोसो को माना जाता है। इसका मानना है पनिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि रिफॉर्मेटिव हो, ठीक है, हम किसी को हीनियस सीवियर ऐसा नहीं देना चाहते, अगर वो रिफॉर्म होने की गुंजाइश है तो रिफॉर्म करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो उम्मीद है ये 4 तरह के स्कूल को मैं आपको शॉर्ट में अच्छे से समझा पाया हूं। सबसे पहला सवाल है आपका, नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी।
नियो क्लासिकल स्कूल जो है 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ था, ठीक है। वाइल किधर गया, हाँ, द नियो क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी developed in the 19th century as a reaction to the rigid classical school, ठीक है। रिजिड ही था ना, रिजिड क्यों था, तो क्लासिकल स्कूल का सीधा मानना था कि भाई फ्री विल से अपराध होते हैं, ठीक है, जबकि हर बार फ्री विल ही नहीं होता है ना। आप समझ सकते हो कि कोई भी अपराध जो होता है वो अपनी मर्जी से, बहुत बार ऐसे अपराध होते हैं जो मतलब सरकमस्टांशियल होते हैं, बहुत बार ऐसे होते हैं जो सोशल फैक्टर के कारण होते हैं, ठीक है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं अपराध होने के। तो ये कहना कि सिर्फ अपनी मर्जी से ही लोग अपराध करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं रिजिड है, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जब क्लासिकल स्कूल आया तो थोड़ा सा वो रिजिड था, वो सिर्फ बोलता था कि अपने ही मर्जी से होता है। उसके बाद आया आपका नियो क्लासिकल स्कूल, ठीक है। तो क्लासिकल स्कूल आया था 18th सेंचुरी में, उसके बाद आया 19th सेंचुरी जहां पे नियो क्लासिकल स्कूल आया, और इसका मानना था कि मैं फ्री विल के कॉन्सेप्ट को मना नहीं करूंगा, ठीक है, वो सही है, फ्री विल से तो होता ही है, लेकिन सरकमस्टांसेस भी होते हैं कभी कभी जिससे अपराध होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने नियो क्लासिकल जब बताया आपको तो फ्री विल प्लस सरकमस्टांसेस बताया, क्योंकि ये दोनों को मानता है, ठीक है। तो मैं पढ़ता हूं, द neoclassical school of criminology developed in the 19th century as a reaction to the rigid classical school. While it accepted the idea of free will, it recognized that human behavior is influenced by circumstances, ठीक है। Francesco Sesco Carrara, an Italian jurist and criminologist known as developer and contributor of this school, ठीक है। तो ये डेवलपर हैं, मैंने शुरू में ही बताया कि किसी भी क्रिमिनोलॉजी के अंदर कोई भी स्कूल है तो उसके कोई एक माँ बाप नहीं है, किसी ने वर्ड दिया तो किसी ने कंट्रीब्यूट किया, किसी ने डेवलप किया, किसी मतलब चार पांच जूरिस्ट थे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांसिस्को करारा को क्या बोला गया है, डेवलपर, ठीक है। जब आप नियो क्लासिकल स्कूल के बारे में डिटेल में पढ़ोगे तो इसका जो फाउंडर था, जिस जो ओरिजिनेटर था, वो था गैब्रिल टार्डो, ठीक है, गैब्रिल टार्डे, ऐसे ऐसे नाम होते हैं इन लोगों के बोलने में, ठीक है। तो अभी की फैक्टर क्या है इस स्कूल के अंदर, क्या क्या मतलब महत्वपूर्ण है वो देखें। believes crime is committed by free will, but free will can be limited by factors, ठीक है, like mental mental condition, social pressure, age। तो ये क्या हो गया, कहीं ना कहीं ये circumstances हैं, ठीक है। इंसान का मेंटल कंडीशन क्या रहा होगा, या सोशली वो कैसे किस प्रेशर में होगा, या उसका एज भी कभी कभी फैक्टर होता है। तो ये फ्री विल में बिलीव करता है, लेकिन साथ ही साथ ये कुछ फैक्टर्स को भी कंसीडर करता है, सर्कमस्टांशियल फैक्टर को भी कंसीडर करता है। फिर आगे बोल रहा है, इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट। इसका मानना है ये जो पनिशमेंट है ये बोलता है न्यू क्लासिकल स्कूल, वैसे तो डिटरेंट अप्रोच है इसका कि भाई जिसने जैसा अपराध किया उसको उसी हिसाब से दो, ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ पनिशमेंट के ऊपर ज्यादा मतलब जोर दिया था उस समय पर। नेक्स्ट है, पनिशमेंट शुड बी प्रोपोर्शनेट बट कोर्ट शुड कंसीडर मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस, ठीक है। ये बोल रहा है कि पनिशमेंट जो है प्रोपोर्शनेट दिया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट कंसीडर करेगा, ठीक है, किसको कैसा पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि उसको पनिशमेंट ज्यादा मिलना चाहिए उस हिसाब से तो वो दे सकते हैं, ठीक है। मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस को कंसीडर करके कोर्ट के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई आप दे सकते हो जो आपको पनिशमेंट देना हो। फिर है, recognized intent mens rea as important in deciding guilty and punishment। ये जो नियो क्लासिकल स्कूल है इसका मानना है कि जब आप किसी अक्यूज्ड को गिल्टी
साबित करना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले मेंस रिया उसका साबित करना पड़ेगा, गिल्टी इंटेंशन, ठीक है, कि भाई उसने अपराध किया है या नहीं किया है। कोई ऐसे परिस्थिति होगा, हो गया होगा अपराध, तो उसमें जरूरी है कि मेंस रिया हो, करेक्ट। तो इसीलिए इसने मेंस रिया को ज्यादा तवज्जो दिया। इसके बाद है एम्फोसाइज्ड फेयरनेस एंड जस्टिस, नॉट मैकेनिकल पनिशमेंट, ठीक है। वो तो हर स्कूल यही मानता है कि भाई ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप पनिशमेंट दे दो, ठीक है, आप देखो जो भी नियम से है, नियम कायदे में जो है वो आप उसी हिसाब से करो, फेयरनेस होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, तो सही बात है ना। फिर इसका व्यूज है ऑन पनिशमेंट, तो पनिशमेंट का व्यूज मैंने बता दिया था कि इसका भाई कैसा है, डिटरेंट नेचर है, कि भाई आप पनिशमेंट जो है उसको सीवियर दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप क्रूवल बिहेव करो, ऐसा भी नहीं है, सीवियर दो लेकिन मतलब प्रोपोर्शनेट में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब चोरी किया तो सीधा फांसी दे दो, चोरी किया है तो जहां 5 साल 6 महीने का सजा है तुम 5 साल दे दो, थोड़ा उसको जो है सीवियर रखो, लेकिन क्रूवल नहीं होना चाहिए, ऐसा है। दूसरा है अलाउड जुडिशियल डिस्क्रेशन इंस्टेड ऑफ फिक्स्ड पेनल्टी। यहाँ पे नियो क्लासिकल स्कूल का मानना है कि अपन जज को बांधेंगे नहीं, ठीक है, कि भाई फिक्स पेनल्टी है तो आप वही लगाओ, जज के ऊपर छोड़ देंगे, उनको जो सही लगेगा उस हिसाब से हम फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। सपोर्टेड लीनियंसी फॉर जुवेनाइल इंसेंट पर्सन एंड फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, ये जो नियो क्लासिकल स्कूल है उसका ये मानना है कि जो पहली बार अपराध किया है या जो इंसेंट पर्सन है या जो आपके जुवेनाइल है, ठीक है, उनको हीनियस मतलब सीवियर पनिशमेंट ना मिले, उसके सपोर्ट में ये स्कूल जो है बात करता है, ठीक है। अब इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है, लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न क्रिमिनल लॉ, ये जो नियो क्लासिकल स्कूल है आपको पता है ना, तीसरे टर्म में आया था 19th सेंचुरी में, उससे पहले क्लासिकल आया था, उससे पहले प्री क्लासिकल आया था, तो ये जो नियो क्लासिकल आया 19th सेंचुरी में, तो इसको मॉडर्न क्रिमिनल लॉ बोला जाता है, ठीक है। इसी ने प्रोबेशन, पेरोल, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम का जो हम देखते हैं, इसी के इन्फ्लुएंस से वो रिफॉर्म हुआ है, ठीक है, किसके, नियो क्लासिकल स्कूल के। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी थे, जैसे स्टिल रिलाइड हेवीली ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, अभी भी ये फ्री विल को ज्यादा तवज्जो देता है। मैंने बोला था कि ये फ्री विल को भी मानता है और सरकमस्टांसेस को भी मानता है। तो अभी के जमाने में अगर हम बोलते हैं कि कोई भी अपराधी अपने मन से अपराध करता है तो ये गलत है, ठीक है। अभी भी परिस्थितियां ही इंसान से अपराध कराती है, ठीक है। तो इसका यही क्रिटिसिज्म था कि ये जो स्कूल है वो अभी भी फ्री विल को तवज्जो ज्यादा देता है। फिर दूसरा है क्रिटिसिज्म इसका, पेड लिमिटेड अटेंशन टू सोशल एंड इकोनॉमिक कॉजेस ऑफ क्राइम, ठीक है, जो सोशल फैक्टर के कारण अपराध होते हैं या इकोनॉमिक फैक्टर के जो अपराध होते हैं, ठीक है, उस पे ये बहुत कम ध्यान देता है, ये ज्यादा ध्यान देता है फ्री विल पर, तो इसीलिए इसका जो है क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ। फिर नेक्स्ट है आपको 6 मार्क्स का है, इसीलिए आपको कंक्लूजन भी लिखना है, तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं द नियो क्लासिकल स्कूल ब्रिजेस द गैप बिटवीन क्लासिकल रिजिडिटी एंड मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी। ये जो नियो क्लासिकल स्कूल है हमारे पहले प्री क्लासिक और क्लासिक स्कूल को नए मॉडर्न लॉ से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। फिर है मेकिंग क्रिमिनल लॉ मोर फ्लेक्सिबल, ह्यूमन एंड जस्ट, ठीक है। ये जो नया ये नियो क्लासिकल स्कूल है वो जो है क्रिमिनल लॉ को ह्यूमन बनाता है, फ्लेक्सिबल बनाता है और जस्ट बनाता है। हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम रेफर्स टू प्लान coordinated criminal activity carried out by a structured group with the primary aim of earning profit or gaining power, ठीक है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइज्ड नाम में ही जवाब है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब क्या होता है, एक तरीके से कोई समूह है, ठीक है, जो सामूहिक कोई काम कर रहा है,
तो यहाँ पे हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो वो अपराधी कर रहा होगा, ठीक है। तो अपराध करेगा तो सब मिल के अगर करेगा, स्ट्रक्चर्ड ग्रुप में करेगा, तो उसको हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बोल सकते हैं, ठीक है। ये प्लान्ड होता है कि भाई एक आदमी वहां जाएगा, दूसरा आदमी वहां जाएगा, तीसरा आदमी यहाँ जाएगा। अगर किसी ने फैमिली मैन 1 देखा होगा या 2 या 3 कोई भी, तो उसमें देखो कैसे स्लीपर सेल काम करते हैं। एक यूपी जाता है, एक महाराष्ट्र जाता है, फिर वो वहां से मेल करता है, मतलब ऐसा। तो ये सब क्या है, ये सब कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। कोई एक बंदा इसके पीछे नहीं होता, बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो स्ट्रक्चरली वो मतलब काम करते हैं, ठीक है। तो यही है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तो इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता है तो उसमें कोई ना कोई एक आका होगा। आका का मतलब एक सीनियर लीडर होगा, ठीक है। वो उस ग्रुप को रेगुलेट करता होगा। फिर उसके नीचे कोई मतलब मोस्ट वांटेड होगा, फिर उसके नीचे उसके छोटे मोटे सिपाही होंगे। ऐसे काम करते हैं ये लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में, ठीक है। और फिर उसके नीचे न्यू कमर को हायर करते हैं ताकि वो, किसी ने धुरंधर देखा हो तो जाके देखो क्या उसमें, जो पाकिस्तान में नए नए लड़कों को लेके आते हैं, किसी को कहीं भेजते हैं, किसी को कहीं भेजते हैं। उसके ऊपर कोई और लीडर होता है, उसके ऊपर भी कोई और लीडर होता है, कोई वेपन भिजवाता है, कोई पैसा लगवाता है, ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का जो है ये क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इन्वॉल्व्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन विद अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर। मैंने बताया कोई उसमें लीडर होगा, फिर कोई उसमें जो मतलब नए नए बंदे होंगे, फिर उसमें कोई पुराने भी बंदे होंगे जो उनको लीड करते होंगे। तो एक तरीके से टीम लीडर होता है, फिर मैनेजर होते हैं, फिर उसके ऊपर कोई उसका मतलब क्या बोलते हैं, सबसे बड़े वाले लीडर होंगे, सीनियर लीडर। फिर उसके ऊपर होगा कोई पैसा लगाने वाला, ऐसा। तो इस तरीके से वो काम करते हैं। फिर दूसरा इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्राइम्स आर प्लान्ड, कॉन्टिन्यूअस एंड सिस्टमेटिक। ये लोग जो अपराध करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो होता है, वो प्लान्ड रहता है पूरी तरीके से, कॉन्टिन्यूअस वे में होता है और सिस्टमेटिक तरीके से होता है। ये यहाँ पे वो सामान रख के जाएगा, वो वहां से आएगा तो उठा के लेके जाएगा, फिर वो किसी और को भेजेगा, वो उधर दे देगा, मतलब इस तरीके से। तो एक एकदम सिस्टमेटिक वे में वो काम होता है और एकदम प्लान्ड रहता है वो सब, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आज मन किया अपराध करने का तो कर डाले, ऐसा नहीं होता। वो सब पूरे तैयारी के साथ महीना 2 महीना 6 महीना उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। अब तीसरा इसमें क्या हो सकता है, यूजेस वायलेंस, थ्रेट, करप्शन एंड इंटिमिडेशन। ये जो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, या तो वो कहीं पे वायलेंस कराने के फिराक में होते हैं, या तो वो किसी को थ्रेट देने की कोशिश में होते हैं, या तो वो करप्शन के लिए काम करते हैं, या किसी को धमकाने के लिए भी ये ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप काम कर सकते हैं। ऑपरेट्स इन सीक्रेट एंड ऑफ्टन अक्रॉस रीजनल एंड नेशनल बॉर्डर, ठीक है। ये जो होते हैं ये अपना काम सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, छिपा छिपा के ऑपरेट करते हैं, और खास करके ये नेशनल बॉर्डर, रीजनल बॉर्डर के ऊपर ही ये अपना अड्डा बनाते हैं ताकि एक देश से दूसरे देश आना जाना इजी हो जाए। स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड ब्यूरोक्रेसी। इन लोगों को, ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करते हैं, उनके जो लीडर होते हैं उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से या बिजनेस में, मतलब कोई बड़ी, मतलब किसी कंपनी के मालिक से, ठीक है, या किसी नेता से या किसी ब्यूरोक्रेट से बहुत पहचान रहता है, तभी तो वो काम करा पाते हैं ना। जैसे आप फैमिली मैन 1 देखोगे तो उसमें देखो फैमिली मैन 3, उसमें जो प्रेसिडेंट रहती है ना, पीएम रहती है ना, उसके जो सलाहकार रहते हैं उसी का आतंकी से वो रहता है साठ-गांठ, ठीक है। क्यों? सिर्फ वेपन बेचने के लिए। तो यहाँ तक होता है।
तो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का भी जो है लिंक रहता है ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो लीडर्स होते हैं उनके साथ। कितने टाइप के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो सकते हैं? पहला है ड्रग ट्रैफिकिंग, दूसरा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, तीसरा है स्मगलिंग, चाहे वो गोल्ड का स्मगलिंग हो या जो आर्म्स वगैरह होते हैं गोला बारूद उसके हों, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर क्राइम, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, एक्सटॉर्शन, ये सारे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के एग्जाम्पल है, क्योंकि ये सारे क्राइम कोई एक बंदा, कोई इंडिविजुअल इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं सभी के रोल इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर क्यों होता है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, कॉजेस क्या है, ठीक है। तो याद रखना क्रिमिनोलॉजी में आपके पास ज्यादा वर्ड्स नहीं रहेंगे लिखने के लिए, ठीक है। तो आपको यही सब लिखना पड़ेगा, जैसे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हमने डिफाइन किया, ठीक है। फिर आपको इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कैसे होता है, क्या रहता है उसके अंदर। तो ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं, स्ट्रक्चर उसका हायरार्कियल होता है, प्लान्ड होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आ गया इसमें। फिर आपको बताना है कि कितने टाइप के और क्राइम होते हैं, ठीक है। फिर आपको बताना है कि इसके कॉजेस क्या है, क्यों होता है ये क्राइम। फिर आपको बताना है कि इसके इफेक्ट क्या होते हैं सोसाइटी पे, ठीक है। फिर आपको बताना है कि भाई इसको हम कैसे रोक सकते हैं, और फिर आपको कंक्लूजन बताना है। कुछ ज्यादा इसमें टफ नहीं है। देखो जब आप कोई सवाल डील करना तो आप पहले उसके बारे में बताना, सवाल मतलब उस इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में, ठीक है। फिर आपको अगर पता है कि ये इतने टाइप के होते हैं वो बता दो। फिर आप वो बताओ कि भाई इसके ये होने के कारण क्या है। जैसे अभी हम साइबर क्राइम, क्यों होता है साइबर क्राइम, कुछ तो कारण होगा ना। फिर क्या होता है इसका इफेक्ट सोसाइटी के ऊपर, ठीक है। फिर क्या इसका है इलाज, कुछ तो होगा ना उसका इलाज। फिर आपको कंक्लूजन लिख देना। इतना इजी है, कुछ आपको कवर आराम से 6 मार्क्स का 6 मार्क्स मिलेगा, और जो आपका पेपर चेक करेगा उसको भी लगेगा कि बच्चे ने ईमानदारी से लिखा है। समझ रहे हो? चलो, कॉजेस ऑफ क्राइम क्या है, क्यों होता है ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो देखिए पहला है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। गरीबी और बेरोजगारी जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का एक प्रमुख कारक माना जाता है, क्योंकि जब तक लोगों में गरीबी रहेगा या अनएम्प्लॉयमेंट लोग अगर बेरोजगार रहेंगे तो कुछ ना कुछ खाने पीने जीवन यापन के लिए करेंगे, ठीक है। तो उसको नौकरी तो मिलेगी नहीं, तो वो क्या करेगा, फिर ऐसे ही काम करेंगे, किसी को एक्सटॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, या कॉन्ट्रैक्ट पे पैसा लेके किसी को मारेंगे, साइबर क्राइम करेंगे, करेंगे ना, ऐसे अपराध तो करेंगे ही वो। तो सबसे मेन कारण है कॉजेस में अगर हम देखें तो पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा है वीक लॉ इन्फोर्समेंट। ये तो बहुत बड़ी बीमारी है, इसको मैं कॉज नहीं बोलूंगा, ये एक तरीके से इलनेस है। वीक लॉ इन्फोर्समेंट मतलब हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा ये मैकेनिज्म नहीं है जिससे कोई अपराधी अपराध किया उसको पकड़ो, जेल में डालो, 15 दिन में कोई उसका जो है रिस्पांस लो, तुरंत इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करो, उसको 15 दिन के भीतर सजा दे दो, ठीक है, जो भी सजा के योग्य है वो। देखो कितने लोग डरेंगे। आधे से ज्यादा लोग तो इसलिए नहीं डरते हैं कि भाई मेरे को साबित करने में इसको सालों साल चले जाएंगे, ठीक है। तो यही है वीक लॉ इन्फोर्समेंट। अब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को भी स्ट्रांग करना चाहिए, लॉ को भी स्ट्रांग करना चाहिए। भाई आपने बीएनएस बनाया, आपको उसमें प्रोविजन देना चाहिए। कोई ऐसा अपराध होता है तो उसको पुलिस को 30 दिनों के भीतर इन्वेस्टिगेट करके कम से कम चार्जशीट फाइल करना चाहिए, और ट्रायल जज के लिए ट्रायल का समय सीमा बांध दिया जाना चाहिए। कुछ नहीं है अभी, जब पुलिस चाहे तब अरेस्ट करे, जब कोर्ट चाहे तब ट्रायल शुरू करे, ऐसा चलता है एकदम। इसीलिए लाखों करोड़ों केस पेंडिंग है, क्योंकि क्योंकि कोई लिमिटेशन ही नहीं है, चल रहा है चल रहा है।
देखते होगे आप 20-20 साल बाद कोई इनोसेंट बन के बाहर आ जाता है। क्या किए तुम 20 साल? तुमको जब जज बनाया है तो तुम्हारी ये ड्यूटी थी ना कि भाई कोई अक्यूज आया है तो उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन हो, फटाफट आप जो है डिसीजन लो। एक तो इसमें एडवोकेट का भी बहुत बड़ा रोल है, उसको डेट पर डेट चाहिए, डेट पर डेट चाहिए। और जज भी वैसे ही है, डेट पे डेट, डेट पे डेट दे देते हैं। ठीक है, आज की बात बता रहा हूँ, सिबरी कोर्ट में मेरा था वो मैटर। ठीक है, अक्यूज को बेल मिल गया, चार्ज फ्रेम होना था, 4 डेट से चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, 4 डेट से, और आज भी एडजमेंट हो गया। कौन लिया? एडवोकेट लिया। दिया कौन? जज। जज को ये होना चाहिए ना कि भाई 4 बार से डेट ही मिल रहा है, कोई ना कोई ले रहा है, अब मैं डेट नहीं सुनूंगा, मैं अभी चार्ज फ्रेम कर रहा हूँ। चार्ज फ्रेम करेगा तभी तो उस पर बहस होगा, फिर दोनों पक्ष एविडेंस रखेंगे, तभी तो फाइनल होगा ना। अब समझो 4 डेट से, और 4 डेट का मतलब है अगर अपन महीने महीने का भी डेट मान ले तो 4 महीना हो गया। अब ऐसे महीने महीने का डेट नहीं मिलता, 2 महीना 3 महीने का डेट मिलता है। ये मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वीक लॉ इन्फोर्समेंट है, तभी तो ऐसा हो रहा है ना। ठीक है, इधर क्या, हाई प्रॉफिट विद लो रिस्क, मतलब इसमें क्या है, प्रॉफिट ज्यादा होता है, रिस्क कम होता है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज होता है। ठीक है, फिर सोशल इनइक्वलिटी होती है, डिमांड फॉर इलीगल गुड्स होते हैं। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को बढ़ावा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑन सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होता है? तो इफेक्ट होता है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पाता है। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस जो है हमारा वीक हो जाता है, इससे करप्शन जो है बढ़ जाता है, इकोनॉमिक लॉस जो है लोगों के ज्यादा होने लगते हैं, क्योंकि क्राइम बढ़ेगा तो अपराध तो होंगे, अपराध होगा तो कहीं ना कहीं किसी को तो नुकसान ही होगा ना। क्रिएट्स फियर एंड इनसिक्योरिटी, इससे क्या होता है, फियर भी क्रिएट होता है और लोगों में असहजता भी आती है। अब इसके लिए कंट्रोल और प्रिवेंशन हम क्या कर सकते हैं? तो पहला है कि हम सबसे पहले लॉ इन्फोर्समेंट को स्ट्रांग करें। सबसे पहले यही दिया है, स्ट्रांग लॉज एंड स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट। अगर हम ये कर दें तो अपराध अपने आप कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आज आप कोई अक्यूज अरेस्ट हुआ है, ठीक है, अरेस्ट होने के विद इन 3 डेज कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करो। कोर्ट आपको सिर्फ 3 दिन का समय देगा, इन्वेस्टिगेट करो, जमा करो रिपोर्ट। 1 सप्ताह में आपको इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट कोर्ट में देना है। सब 10 दिन में काम हो गया। अब चार्जशीट फाइल करना है, हो गया। अब कोर्ट का काम क्या रहेगा, भाई दोनों पार्टी को बुलाओ और मैं 1 सप्ते का टाइम देता हूं, दोनों अपने अपने रिकॉर्ड जो भी एविडेंस है एक साथ कोर्ट में प्रोड्यूस करो, आर्ग्यूमेंट करो, खत्म करो। 1 महीना नहीं जाएगा किसी भी केस को फाइनल डिसाइड करने के लिए। लेकिन होता क्या है, 10-10 साल, 5-5 साल, 20-20 साल, कोई कोई मामला तो 50-50 साल से चल रहा है। अब कोई उसके मेरा एक खुद का क्लाइंट का केस है बोरीवली कोर्ट में, हाँ 67 में। उसके पापा ने केस किया था, पापा मर गए, उसके बेटे आए, उसके बेटे के अभी बेटे आने वाले हैं। समझ लो ऐसा हो गया वो मामला। क्या, कहाँ से आएगा, कैसे चलेगा ये देश यार? कभी कभी देखोगे ना कोर्ट उट में जाके तो आपको लगेगा कि यार यहाँ तो और बदतर स्थिति है। ठीक है, बाहर से तो सब कुछ हरा भरा दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत खोखला हो चुका है जुडिशियल सिस्टम। चलो जाने दो, इधर थे हम लोग, ये हो गया। इसके बाद है इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एंड सीजर ऑफ एसेट्स होने चाहिए। फिर विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम होना चाहिए। फिर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम होना चाहिए। फिर सोशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। अगर हम ये सब करें तो कहीं ना कहीं हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंक्लूजन में हमें क्या लिखना है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इज अ सीरियस थ्रेट टू द सोसाइटी and requires coordinate legal, social and international efforts for effective control. Cyber crime, question number 3.
साइबर क्राइम आर इलीगल एक्टिविटी committed using computer, mobile devices, or the internet. These crimes target individual, organization, or government and often involve data, money और privacy. ठीक है, साइबर क्राइम जो है एक तरीके का इलीगल एक्टिविटी है जो कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस या इंटरनेट के जरिए किए जाते हैं। इस अपराध के अंदर क्या होता है, तो इस अपराध के अंदर गवर्नमेंट को टारगेट किया जाता है, किसी इंडिविजुअल को टारगेट किया जाता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट किया जाता है। क्यों? उसका डेटा चुराने के लिए, उसके पैसे चुराने के लिए, उसकी प्राइवेसी का वायलेशन करने के लिए। तो यही सब है। इसके की फीचर्स क्या हैं? तो कमिटेड इन साइबर स्पेस, ये कहीं ना कहीं साइबर स्पेस के द्वारा ही ये अपराध कमिटेड होते हैं। कैन बी डन रिमोटली एंड एनोनिमसली, ये अपराध कहीं से भी कारित किया जा सकता है। फास्ट स्प्रेडिंग एंड डिफिकल्ट टू ट्रेस, ये आपसे फटाफट पैसे निकाल सकता है लेकिन आप फटाफट उसको ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है ऑफ्टन क्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, कभी कभी ये अपराध जो है बाहरी देश के भी लोग आपके साथ करके निकल जाते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, मैंने ऊपर भी बताया कि जब आप की फीचर्स बताओ, कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, तो फिर अगर उसमें कोई ऐसे टाइप्स हो तो वो भी बता दो। ठीक है। फिर अगर उसके कॉजेस हैं तो वो भी बता दो, फिर उसके कुछ इफेक्ट हैं वो भी बता दो। ठीक है। फिर उसके प्रिवेंशन है कुछ तो वो भी बता दो, और लास्ट में कंक्लूजन दे दो। कितना मस्त हो जाएगा आपका आंसर। तो यही है। तो कितने टाइप के साइबर क्राइम होते हैं? एक होता है हैकिंग, आपके पूरे सिस्टम को हैक कर देगा। दूसरा होता है फिशिंग, आपके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होते हैं वो आपसे चुरा लिए जाएंगे मैसेज करके, फेक मैसेज करके। फिर होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, फिर होता है ऑनलाइन फ्रॉड, स्कैम, फिर होता है साइबर बुलिंग, हरासमेंट, फिर होता है मालवेयर, रैंसमवेयर अटैक, फिर होता है साइबर स्टॉकिंग। तो ये सारे अपराध जो हैं साइबर क्राइम के ही टाइप्स हैं। अब साइबर क्राइम क्यों होता है, कॉजेस क्या है? तो पहला है इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी को डेवलप करते जा रहे हैं, उसका यूज बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे साइबर क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है। पहले जमाने में ये नेट, इंटरनेट ये सब नहीं था तो ऐसा कोई अपराध था क्या? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ऐसी चीजें होती ही नहीं थी। आज के जमाने में जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रहे हैं तो अपराध भी नए नए सिरे से आ रहे हैं। पहले जमाने में ऐसा कुछ किसी को पता था क्या? क्रिमिनल ये डिजिटल अरेस्ट किसी को भी नहीं पता था। अभी देखो आजकल कितना फॉर्म में है डिजिटल अरेस्ट। तो ये कहीं ना कहीं साइबर क्राइम का ही एक पार्ट है, डिजिटल अरेस्ट भी। ठीक है। तो अपराध ये साइबर क्राइम के कॉजेस क्या है? तो फर्स्ट है इंक्रीज्ड यूज ऑफ इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी। दूसरा है लैक ऑफ साइबर अवेयरनेस, किसी को इतना अवेयरनेस नहीं होता है कि उसके पासवर्ड छिपा के रखने चाहिए। कोई भी आजकल क्या होता है पता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में बॉयफ्रेंड ना गर्लफ्रेंड को अपने पूरे पासवर्ड बता देते हैं, इतना प्यार में अंधा। हाँ, और गर्लफ्रेंड भी अपने पूरे व्हाट्सएप, ये इंस्टाग्राम सबका पासवर्ड बॉयफ्रेंड को बता देता है। उनको पता नहीं है कि कल को क्या होने वाला है। कल को उस लड़के को किसी और लड़की से हो गया प्यार, दोनों में हो गया ब्रेकअप, लड़के को तो पासवर्ड पता है उस लड़की का अभी भी, अब हो गया मिसयूज शुरू। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब यह है कि भाई कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि कोई भी किसी का नहीं होता। आज दोस्ती है, आज बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, कल को उसके लाइफ में आपसे कोई अच्छी आ जाएगी, आपको तुरंत पीछे मुड़ के भगा देगा। ठीक है। फिर आपके डेटा जो पासवर्ड वगैरह बताए थे फिर उसका हो गया, अब आपको फिर वो यूज करेगा। या ये लड़का भी कर सकता है और ये लड़की भी कर सकती है, कोई भी कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि भाई आपको अवेयर रहना है
तो दूसरा था अपना लैक ऑफ साइबर अवेयरनेस। तीसरा है यही साइबर अवेयरनेस हो लड़के लड़की में तो ऐसा नहीं होगा। सभी को पता होना चाहिए कि भाई पासवर्ड का मतलब है निजी। तो बॉयफ्रेंड अभी तक आपका निजी नहीं है क्योंकि आपसे शादी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तीसरा है वीक साइबर सिक्योरिटी सिस्टम। वो तो हमारे भारत में शुरू से है। हमारे भारत में साइबर सिक्योरिटी सिस्टम आज भी इतना स्ट्रांग नहीं है कि आपके पैसे चले जाए और कल का कल आपका पैसा मिल जाए। नहीं, भारत में हो आप और आपके साथ डिजिटल अरेस्ट हुआ और आपसे पैसा ले लिया 5 करोड़ 10 करोड़, आपका गया, आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं लिख के देता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी सिस्टम बहुत वीक है, ठीक है। तीसरा है हाई प्रॉफिट विद लो रिस्क। यहाँ पे क्या होता है, जो साइबर अपराधी होते हैं ये यहाँ पे भी वही सेम है। यहाँ पे प्रॉफिट बहुत है, नुकसान कुछ नहीं। पकड़ा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जेल होगा, नहीं पकड़ा गया तो 1 करोड़ 2 करोड़ एक झटके में आ गया, है ना। प्रॉफिट तो बहुत है, शेयर मार्केट से भी ज्यादा प्रॉफिट है इसमें, ठीक है। और रिस्क कुछ नहीं, पकड़े जाएंगे तब ना, पकड़े ही नहीं जाते हैं। 100% केस में 1% ऐसे लोग हैं जिसके पैसे इधर उधर के ही लोग ठगी कर लेते हैं ऑनलाइन के जरिए ही। तो वो मिल जाता है तो मिल जाता है, लेकिन 99% पैसे नहीं मिलते। फिर नेक्स्ट है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डिजिटल टूल्स। सही बात है ना, अब हर घर में मोबाइल चलाए जा रहे हैं, किसी को पता ही नहीं है कि मोबाइल में ऐसे ऐसे पासवर्ड भी आते हैं जो पैसे उड़ा के चले जाते हैं। अभी मैं एक ताजा एग्जांपल देता हूँ। आज ही मैं देखा था एक जगह का, यूट्यूब पे था कि एक लड़का ऑटो से उतरा और ऑटो वाले ने बोला कि भाई पैसा दो, तो वो बोला मेरे पास कैश नहीं है, स्कैनर है, ठीक है। उसने बोला ये स्कैनर, अपने जो ऑटो में था वो स्कैनर नहीं दिया उसको, उसको दूसरा स्कैनर दिया। और जैसे ही उसने उस स्कैनर का यूज किया उसमें नीचे लिखा था मतलब 15,000। उसने देखा ही नहीं, उसको लगा कि भाई स्कैनर दिया फटाफट 15, उसने देखा 15, ठीक है। उसको 1500 भेजना था या 150 भेजना था, इतना देखा। उसने ये नहीं देखा कि वो 15,000 है और फटाफट पासवर्ड डाल के दे दिया, दिखा भी दिया उसको और वो बात में बिजी है। ऑटो वाला चला गया, देखता है ये अकाउंट से 15,000 गायब। तो ये बोल रहा है कि भाई मैं तो सिर्फ स्कैन किया था। स्कैन तुमने चेक करके नहीं किया था, उसने जो स्कैनर भेजा वो उस पर पहले से डाला हुआ था 15,000। तुम सिर्फ पासवर्ड डालते और 15,000 ट्रांसफर। तो तुम ये पहले चेक करो, जब किसी को पैसा देते हो तो उसका स्कैनर चेक करो। भाई तुम्हारा ही नाम है ना। आजकल ये भी होता है कि जो नए दुकानदार होते हैं उनको पता नहीं होता, वो स्कैनर लगा देते हैं और कोई आता है ठग, अपना स्कैनर उसके ही स्कैनर पे चिपका के चला जाता है, ठीक है। और उसके पास कोई मशीन वगैरह नहीं है, मोबाइल भी गल्ला में रहता है। अब कोई दुकान ग्राहक आया, 1,000 रुपए का सामान लिया, उसने तो स्कैन किया, उसको थोड़ी ना मालूम है कि भाई ये इसका दुकान, इसका नाम नहीं है। वो तो स्कैन किया, पैसे डाल दिया, अब ये भी देख रहा है कि हाँ पैसा तो आ गया, ठीक है जाओ। न इसने मोबाइल चेक किया और न इसके दुकान पे स्पीकर लगा था, गया पैसा। सिर्फ गलती किसका, सिर्फ एक स्कैनर का। उसके स्कैनर पे इसने अपना स्कैनर चिपका दिया, न दुकानदार को पता न ग्राहक को पता, पैसा किसी तीसरे के खाते में। यहाँ तक फ्रॉड होता है। तो साइबर क्राइम पढ़ रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा ये सब जो प्रैक्टिकली होता है वो समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि लोगों को फाइनेंशियली लॉस होता है, प्राइवेसी वायलेट होता है। कोई सो रहे हैं, कोई का मतलब अपना मतलब कुछ ऐसे निजी फोटो होते हैं लोगों के जो अपने फोन में रखते हैं। अगर आपका फोन हैक किया तो आपके सारे निजी फोटो उसके पास चले गए, आप क्या करोगे, कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं प्राइवेसी का भी वायलेशन होता है। प्राइवेसी वायलेशन के कारण ही मेंटल स्ट्रेस भी होता है, ठीक है। रेप्यूटेशन भी डैमेज होता है और कहीं ना कहीं साइबर क्राइम नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी नुकसान करता है। अब इसके लिए प्रिवेंशन क्या है हमारे पास, कंट्रोल इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे भी वही है
कि हमें पहले लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, फिर ठीक है, फिर हमें अपने फोन में एंटीवायरस का यूज करना पड़ेगा, अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा, डिजिटल लिटरेसी बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, लोगों को समझाना पड़ेगा कि भाई मोबाइल से ये भी हो सकता है, ऐसे भी चीटिंग होते हैं, ठीक है। फिर आपको आपका पासवर्ड सिक्योर करके रखना है, ठीक है। फिर इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी होना चाहिए ताकि जहां से फ्रॉड हुआ है, अब मान के चलिए हमारा पाकिस्तान से चल रहा है झगड़ा, अब कोई अपराधी है जो पाकिस्तान से हमारे कंप्यूटर को हैक कर लिया और मेरे सारे जो डेटा थे वो उसने हैक करके अपने इसमें ले लिया, ठीक है। अब मेरा पाकिस्तान से जमता ही नहीं है तो मैं कैसे उस एक्यूज को पकड़ूंगा? नहीं पकड़ सकता ना, जब तक वो देश हमें सपोर्ट ना करे। तो इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी बहुत जरूरी है साइबर क्राइम के मामले में, क्योंकि ये इंटर जो बॉर्डर है ये ज्यादा अपराध होते हैं। भारत वाले ही भारत को कम लूटते हैं, वो इसमें विदेशी ज्यादा हैक वगैरह करते हैं, ठीक है। कंक्लूजन के तौर पे क्या लिख सकते हैं हम? साइबर crime poses a serious challenge in the digital age and require legal, technical and social measures for effective control and prevention. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का, इंटरपोल, ठीक है। इंटरपोल क्या है? तो इंटरपोल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो पुलिस फोर्स को दूसरे कंट्री को हेल्प करने के लिए ये बनाया गया है, इंटरनेशनल लेवल पर जब वो अपराध होगा तो इंटरपोल इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट फैसिलिटेट्स कोऑपरेशन among police forces of different countries to combat international crime, ठीक है। इंटरपोल जो है एक तरीके का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, पुलिस फोर्सेस, जो इंटरनेशनल लेवल पर जो क्राइम होता है तो वो उसको हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई अपराध भारत में हुआ है और वो अपराधी भाग गया है अमेरिका, ठीक है, तो इंटरपोल जो है अमेरिका में उस अपराधी को खोज के भारत के पुलिस फोर्सेस को दे देगा, ठीक है। तो ऐसा, तो ये इंटरपोल इस हिसाब से काम करता है। ये फाउंड कब किया गया था? 1923 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? लियोन, फ्रांस में, ठीक है। इसके अंदर 195 कंट्री जो है मेंबर है। अब 195 कंट्री में कहीं भी कोई अपराध होगा और उसका अपराधी किसी दूसरे देश में होगा तो इंटरपोल के जरिए उस अपराधी को आपके देश में पकड़ के भेजा जा सकता है। ईच कंट्री हैज अ नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, हर कंट्री में एनसीबी होता है, ठीक है, जो कहीं ना कहीं इंटरपोल का पार्ट होता है। नेक्स्ट है आपका, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया गया इंटरपोल, ठीक है। तो प्रोमोट इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन, प्रिवेंट एंड कंट्रोल ट्रांसनेशनल क्राइम, असिस्ट इन लोकेटिंग एंड अरेस्टिंग इंटरनेशनल क्रिमिनल, ठीक है। ये मैंने पहले ही बताया कि इंटरनेशनल लेवल पे जब अपराध होते हैं, एक देश में अपराध हुआ, दूसरे देश में अपराधी भाग गया, तो ऐसे में उसी देश में जो आपके इंटरपोल के एजेंसीज हैं वो आपको हेल्प करेंगे उस अपराधी को लोकेट करने में और अरेस्ट करके आपको जो है सौंप देंगे। शेयर क्रिमिनल इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन, क्रिमिनल से रिलेटेड आपको सारी जानकारी वगैरह आपको दे सकते हैं वो। इसका फंक्शन क्या है? तो एक्सचेंज ऑफ क्रिमिनल डेटा एंड इंटेलिजेंस, इशूइंग नोटिसेस, रेड नोटिसेस फॉर वांटेड पर्सन, assistance in cases of terrorism, drug trafficking, human trafficking, cyber crime, financial crime, ठीक है। ये बोल रहा है, ये जो क्या बोलते हैं, इनका काम क्या है? तो इनका काम है इंटेलिजेंस का, और ये नोटिस वगैरह भी इशू करते हैं जहां पे जो अपराधी रहता है, ठीक है। तो इनका कार्य प्रणाली किधर किधर तक है? कार्य क्षेत्र, टेररिज्म का कोई मैटर है इसमें इंटरपोल काम करता है, ड्रग ट्रैफिकिंग का कोई मामला इंटरनेशनल लेवल का, इंटरपोल काम करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है इंटरनेशनल लेवल पे,
तो इंटरपोल काम करेगा। साइबर क्राइम का मामला है तो इंटरपोल काम करेगा। फाइनेंशियल क्राइम है तो इंटरपोल। तो एक तरीके से इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन जो है कोऑर्डिनेट करने का काम जो है आपका इंटरपोल करता है। इसके अंदर 3-4 तरीके के नोटिस दिए जाते हैं। जो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल होते हैं उनको जो है रेड नोटिस इशू किया जाता है उनके खिलाफ। ब्लू नोटिस इशू किया जाता है टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन। किसी पर्सन के खिलाफ अगर एविडेंस सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए तो ब्लू नोटिस जारी किया जाता है। अगर कोई बंदा खो गया है, भारत का गया था यहाँ से, ठीक है, और अमेरिका में खो गया, तो ऐसे कंडीशन में इंटरपोल आपकी हेल्प करेंगे। वो यहाँ पे वहां पे येलो नोटिस जारी कर दिया देगा ताकि उस मिसिंग पर्सन को ढूंढ सके। एक होता है ग्रीन नोटिस, वार्निंग अबाउट हैबिचुअल क्रिमिनल। जब किसी हैबिचुअल क्रिमिनल को वार्निंग देना होता है तो वो ग्रीन नोटिस इशू करते हैं। इनका लिमिटेशन भी है। अब ऐसा नहीं है कि इंटरपोल है तो कुछ भी कर सकता है। इनके कुछ इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। इंटरपोल हैज नो राइट, नो पावर टू अरेस्ट। वो किसी बंदे को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। अब वो जिस भी कंट्री का है उसको सौंप सकता है। वो अरेस्ट एक तरीके से यहाँ पे गलत लिखा है, वो अरेस्ट नहीं करेगा तो फिर वो सौंपेगा कैसे। भारत का कोई अक्यूज्ड है, अमेरिका जाके छिप गया है, तो वो तो पकड़ के रखेगा तभी तो भारत के लोग आएंगे तो उसको सौंपेगा ना। तो कहीं ना कहीं हाँ हो सकता है ये कि ये इंटरपोल जो है उस अक्यूज को अपने पास अरेस्ट करके न रखे और अमेरिका पुलिस को दे दे और इंटरपोल बोल दे कि भाई मैं अमेरिकन पुलिस के हवाले कर दिया हूँ, आप वहां से अरेस्ट कर लें। ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इंटरपोल के पास डायरेक्ट अरेस्ट करने का पावर नहीं है। वो सिर्फ इन्वेस्टिगेट और आपको इन्फॉर्म कर देगा कि भाई ये अक्यूज में इस पुलिस स्टेशन में छोड़ दिया हूँ। कैन नॉट इंटरफेयर इन पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रिलीजियस मैटर। ठीक है, कोई ऐसा मिलिट्री मैटर, रिलीजियस मैटर में ये इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। एक्ट ओनली एज अ कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्टेड बॉडी। ठीक है, ये जो है सिर्फ कोऑर्डिनेट करेंगे दूसरे दूसरे देश के पुलिस को और उनको सपोर्ट करेंगे। इनका इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये ग्लोबल लॉ एनफोर्समेंट में स्ट्रांगली काम करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। हेल्प्स फाइट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और क्रॉस बॉर्डर क्राइम। ये जो है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और बॉर्डर क्रॉस बॉर्डर क्राइम को फाइट करने में मदद पहुंचाते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल सिक्योरिटी में थोड़ा सा इन्हांसमेंट बढ़ाते हैं। Conclusion: Interpol plays a crucial role in a global crime control by enabling countries to work together while respecting national sovereignty। तो ये हो गया इंटरपोल के बारे में। व्हाइट कॉलर क्राइम। व्हाइट कॉलर क्राइम क्या होता है? करप्शन वाले क्राइम, ठीक है, या आप किसी प्रोफेशन में हैं, ठीक, अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल गेन की इच्छा, यही व्हाइट कॉलर क्राइम है, ठीक है। ये कौन करते हैं? रिक्शा वाले नहीं। कौन करते हैं? हाई सोशल स्टेटस जो रखते हैं वो ये अपराध करते हैं, ठीक है। तो व्हाइट कॉलर क्राइम रेफर्स टू नॉन वायलेंट क्राइम committed by educated and respectable person during the course of their occupation or profession for financial gain। ठीक है, ये व्हाइट कॉलर क्राइम को ओरिजिनेट किसने किया था? तो इसको कॉइन किया था एडविन एच सुदरलैंड ने 1939 में, ठीक है। अब ये व्हाइट कॉलर क्राइम के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो ये जो है पहली बात कि ये हाई सोशल स्टेटस जो रखते हैं वही ये अपराध करते हैं। डीएम, एसपी, पीएम, मंत्री, ये सब बड़े बड़े लोग। तो इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कमिटेड बाय पर्सन ऑफ हाई सोशल स्टेटस, involves deceit, fraud or breach of trust, non-violent but causes serious economic harm, difficult to detect and prove,
ऑफ्टन कमिटेड रिपीटेडली ओवर टाइम। ठीक है, ये जो अपराध है आपका व्हाइट कॉलर क्राइम, ये रिपीटेडली होते हैं समय समय पे। अब किसी को घूस लेने का आदत है, ठीक है, वो आपका काम करेगा तो पैसा लेगा ही लेगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर क्राइम ही है। व्हाइट कॉलर क्राइम भी बहुत टाइप के होते हैं। एक होता है फ्रॉड, दूसरा होता है चीटिंग, तीसरा होता है ब्राइबरी, चौथा होता है करप्शन, पांचवा होता है इम्बल्जमेंट, छठा होता है टैक्स इवेजन, सातवां होता है इनसाइडर ट्रेडिंग, सातवां होता है कॉरपोरेट क्राइम, आठवां होता है मनी लॉन्ड्रिंग। ये सब कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर क्राइम के ही एग्जाम्पल्स हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम क्यों होता है, कॉजेस क्या है इसके, तो ग्रीड फॉर वेल्थ एंड पावर। ठीक है, पैसा वाला होना है, अमीर बनना है हमें। ठीक है, सबसे ऊपर के पोस्ट पे हमें रहना है, कहीं ना कहीं इसी का इच्छा जो है व्हाइट कॉलर क्राइम को बढ़ाता है। दूसरा है वीक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, यही लॉ इन्फोर्समेंट ही हो गया यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो ये व्हाइट कॉलर क्राइम के लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो बहुत वीक है। ठीक है, इसके बाद है लो रिस्क ऑफ पनिशमेंट। चलिए आगे, कॉजेस ऑफ व्हाइट कॉलर क्राइम है, तो पहला है ग्रीड फॉर वेल्थ एंड पावर, दूसरा है वीक रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तीसरा है लो रिस्क ऑफ पनिशमेंट, फोर्थ है प्रेशर टू मेंटेन सोशल स्टेटस, और पांचवा है अपॉर्चुनिटी ड्यू टू पोजीशन एंड ट्रस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं व्हाइट कॉलर क्राइम को बढ़ावा देने का काम करते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होता है सोसाइटी पर, तो सबसे पहला है इकोनॉमिक लॉस। ठीक है, जिसके साथ भी होगा तो उसका तो फाइनेंशियल लॉस होगा ही। दूसरा है इरोड्स पब्लिक ट्रस्ट, इससे लोगों का भरोसा भी टूटता है। तीसरा है प्रोमोट्स करप्शन, इससे करप्शन बढ़ता है। ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम है ये कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा देता है। और वाइडनिंग सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, सामाजिक जो असमानता है उसको ये और बढ़ाता है कहीं ना कहीं। तो ये सारे इफेक्ट हैं आपके व्हाइट कॉलर क्राइम के। इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हमें लॉ को स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें गवर्नमेंट या कॉरपोरेट ऑफिस जो है वहां पे ऑडिट करने चाहिए, कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट। फिर है ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, फिर है पब्लिक अवेयरनेस एंड स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट। ठीक है, अगर हम ये सारी चीजें करें तो कहीं ना कहीं हम साइबर ये व्हाइट कॉलर क्राइम को रोकने में रोक सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, व्हाइट कॉलर क्राइम इज अ सीरियस सोशल प्रॉब्लम that that threatens the economic and moral foundation of society and requires a strict legal and ethical control। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पॉजिटिव स्कूल है हमारा। हमने अभी जब हम लोग लेक्चर शुरू कर रहे थे तो हमने पूरा डिटेल में समझा था। तो पॉजिटिव स्कूल का क्या मानना है, पॉजिटिव स्कूल का सबसे पहले फाउंडर कौन है, तो सेसारे लोम्ब्रोसो। ठीक है, इसको फाउंडर माना जाता है, फाउंडर का मतलब फादर। ठीक है, ये इसके बाद एनरिको फेर्री है जो डेवलप किया था। फिर रफेलो गैरोफालो है, उन्होंने भी इसको जो है आगे बढ़ाया, तो ये सारे डेवलपर हुए। इसके बाद जो है पॉजिटिव स्कूल का मानना है कि कोई भी अपराध फ्री विल से अपराध नहीं करते, कोई भी अपराध फ्री विल से नहीं होता है, मैंने शुरू में भी बताया था। यह आया था 19th सेंचुरी में। इसका मानना है कि कोई भी अपराध हो तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर होता है। ठीक है, चाहे वो फैक्टर आपका साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, लेकिन कोई ना कोई फैक्टर होगा। ठीक है, मैं पढ़ देता हूं। द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी डेवलप्ड इन द 19th century and focuses on the scientific study of crime and criminal. It reject the idea of free will। ठीक है, ये जो फ्री विल का कॉन्सेप्ट था हमारा
नियो क्लासिकल स्कूल में, क्लासिकल स्कूल में, इसको ये सिरे से नकारता है, ठीक है, रिजेक्ट करता है। बिलीव दैट क्रिमिनल बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर। ये मैंने शुरू में ही आपको एक्सप्लेन किया था। नेक्स्ट है इसका की थिंकर कौन है, कौन इसको डेवलप किए, कौन इसके ओरिजिनेटर थे। तो सबसे पहला है सेसारे लोम्ब्रोसो, जो इसके फादर माने जाते हैं, किसके, पॉजिटिव स्कूल के। इसके बाद एनरिको फेरी थे, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। फिर राफेल गैरो फालो थे, जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया। मेन प्रिंसिपल इसके अंदर क्या है, पॉजिटिव स्कूल के अंदर, क्राइम इज द रिजल्ट ऑफ फैक्टर बियॉन्ड इंडिविजुअल कंट्रोल, ठीक है। ये जो ये है, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये मानता है कि किसी न किसी तरीके से कोई भी अपराध होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई फैक्टर होता ही होता है, ठीक है। एम्फसाइज ऑन डिटर्मिनेशन नॉट फ्री विल, ये फ्री विल को नहीं मानता है। फोकस ऑन द क्रिमिनल नॉट द क्राइम, ये क्रिमिनल के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, क्राइम के ऊपर नहीं, ठीक है। इसीलिए तो हम इसको रिफॉर्म करने की बात करते हैं ना। ये जो पॉजिटिव स्कूल है ये रिफॉर्म करने की बात करता है, क्यों, क्योंकि ये सिर्फ क्रिमिनल की बात करता है। ये क्राइम कौन सा हुआ है हम वो नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि भाई क्रिमिनल को रिफॉर्म करना है हमें। जब मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था तो मैंने बताया था कि पॉजिटिव स्कूल रिफॉर्मेटिव अप्रोच की बात करता है। तीसरा है आपका इसके अंदर यूज साइंटिफिक मेथड लाइक ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, ये जो है साइंटिफिक मेथड का यूज करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। नेक्स्ट है बिलीव्स क्रिमिनल कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप्स, इसका मानना है कि हम क्रिमिनल को क्लासिफाई करके रखें कि कौन सा क्रिमिनल किस दर्जे का है और किस हिसाब से उसको पनिशमेंट देना चाहिए। व्यूज ऑन पनिशमेंट, पनिशमेंट किस तरीके से देना चाहिए, पनिशमेंट शुड एम एट रिफॉर्मेशन एंड रिहेबिलिटेशन, ये मैंने शुरू में भी बताया था कि पॉजिटिव स्कूल का मानना है कि हमें रिफॉर्मेटिव अप्रोच लेना है, किसी भी अपराधी को अगर वो रिफॉर्म हो सकता है तो हमें रिफॉर्म की तरफ आगे बढ़ना है। एम्फसाइज ट्रीटमेंट रेदर देन पनिशमेंट, ये ट्रीटमेंट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, पनिशमेंट को नहीं देते, मतलब कम देते हैं। सपोर्ट्स इंडिविजुअलाइज्ड पनिशमेंट, एडवोकेट्स प्रिवेंटिव मेजर, ठीक है, ये प्रिवेंटिव मेजर को एडवोकेट करते हैं। ये जो पॉजिटिव स्कूल है इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, तो सबसे पहला है इंट्रोड्यूस साइंटिफिक मेथड इन क्रिमिनोलॉजी, क्रिमिनोलॉजी के अंदर साइंटिफिक मेथड को यूज किया जाता है, वो इसी ने इंट्रोड्यूस किया था, किसने, पॉजिटिव स्कूल ने। दूसरा, हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पिनोलॉजी, मॉडर्न पिनोलॉजी को डेवलप करने में पॉजिटिव स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहा है। प्रोमोटेड आइडियाज ऑफ रिहेबिलिटेशन एंड रिफॉर्म, ये जो अभी रिहैब होने की संभावना है, प्रोबेशन पे छोड़ा जाता है, पेरोल पे छोड़ा जाता है, ये कहीं ना कहीं आपके पॉजिटिव स्कूल से ही लिया गया है, ठीक है। इन्फ्लुएंस्ड प्रोबेशन, पेरोल एंड करेक्शनल सिस्टम, ये जो है प्रोबेशन पेरोल सब जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्कूल से ही इन्फ्लुएंस होके आया था। इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, हर स्कूल के क्रिटिसिज्म है। स्कूल क्या है, थॉट है, ठीक है। मैंने शुरू में भी बताया था कि जिस जूरिस्ट ने जैसा समझा वैसा उसका स्कूल हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव स्कूल सेसारे ने दिया था, लोम्ब्रोसो ने, उसको लगा कि भाई क्राइम जो है फ्री विल नहीं है, क्राइम जो है किसी फैक्टर के कारण होता है, तो वो उसकी थिंकिंग थी, तो वो स्कूल हो गया। तो अब जरूरी है ना कि कोई भी किसी के भी थिंकिंग को क्रिटिसाइज कर सकता है। जैसे आज ही की बात बताता हूँ, और आज या कल कब ये यूजीसी बिल आया था, दो दो भाग में लोग बट गए। कुछ का मानना है कि ये जो है जिसके साथ गलत होगा वो स्वाभाविक है, वो बोलेगा कि भाई ये मेरे साथ गलत है तो ये बेकार है, ठीक है। जिसके सपोर्ट में वो बोलता है कि नहीं ये जरूरी है। तो क्रिटिसिज्म तो हर थिंकिंग का है, आप पॉजिटिव अप्रोच लो, निगेटिव अप्रोच लो, क्रिटिसिज्म हर जगह है।
तो यहाँ पे पॉजिटिव स्कूल के भी कुछ क्रिटिसिज्म थे। क्या थे? पहला है ओवर एम्फसाइजिंग ऑन बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, और दूसरा है निग्लेक्ट फ्री विल एंड मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मानना है, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये फ्री विल को नहीं मानता है, तो लोग क्रिटिसाइज करने लगे कि भाई फ्री विल, कभी ना कभी ऐसा तो होगा ना कि इंसान अपनी मर्जी से अपराध करेगा, तो उसको तो मानना चाहिए ना तुमको, तुम वो भी नहीं मानते, ठीक है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं मानते, तो ये तो गलत होगा ना। तो मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्कूल का भी क्रिटिसिज्म उस टाइम पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कंक्लूजन। द पॉजिटिव स्कूल मार्क्ड अ मेजर शिफ्ट फ्रॉम पनिशमेंट टू रिफॉर्मेशन एंड ट्रीटमेंट, मेकिंग क्रिमिनोलॉजी मोर साइंटिफिक, ह्यूमन एंड रिफॉर्मेटिव। ये हो गया इसके क्रिटिसिज्म। समझ में आया सभी को? नेक्स्ट है हमारा बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी। बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी जो है सेसारे लोम्ब्रोसो ने ही दिया था, हु इज नोन एज फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी। क्रिमिनोलॉजी का फादर सेसारे लोम्ब्रोसो को भी माना जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सम पीपल आर बॉर्न criminal and possess inherited physical and mental traits that make them prone to commit crime। ठीक है, सेसारे लोम्ब्रोसो एक जूरिस्ट थे जिन्होंने बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी को प्रपोज किया था, ठीक है। सेसारे लोम्ब्रोसो को फादर ऑफ क्रिमिनोलॉजी भी कहा जाता है। इसके इस बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी के हिसाब से कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जन्म से ही क्रिमिनल होते हैं, ठीक है, और उनके पास जो है मेंटल और फिजिकल वो सारे क्रिमिनल वाले वो जन्म से ही लेके आते हैं, ठीक है, कि वो वैसा अपराध कर पाए। इसका मेन आइडिया किससे लिया गया है? क्रिमिनल बिहेवियर इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड। ठीक है, कोई भी अगर क्राइम करता है, ठीक है, या उसका क्रिमिनल नेचर है या बिहेवियर है, तो वो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल डिटरमाइंड है, ठीक है। क्रिमिनल आर नॉट मेड बट बॉर्न। इस थ्योरी का मानना है कि क्रिमिनल कोई बनता नहीं है, क्रिमिनल जन्म से ही होते हैं, ठीक है। सच पर्सन्स आर एटाविस्टिक थ्रोबैक टू प्रीमिटिव ह्यूमन। अटाविस्टिक मतलब ये, हाँ, कहीं ना कहीं उसके मतलब ब्लड में ही वो अपराध करने की जो रहती है ना, मतलब छवि, वो ऐसा बना हुआ होता है। अब इसका फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉर्न क्रिमिनल। लोम्ब्रोसो आइडेंटिफाइड सर्टेन फिजिकल फीचर, ठीक है। ये जो सेसारे लोम्ब्रोसो है, इसका मानना है कि कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी क्रिमिनल बॉर्न क्रिमिनल हो सकता है। जैसे लार्ज जॉ एंड चीक बोन्स, ऐसी मट्टे एस, एसीमेट्रिकल फेस, लॉन्ग आर्म्स, लो फोरहेड, लार्ज ईयर्स, एक्सेसिव रिंकल्स। मतलब ये सब जो है ना, मतलब जो अपराधी होगा ना, उसके मतलब हाथ जो होंगे वो थोड़े लंबे होंगे, फोरहेड जो होगा वो थोड़ा छोटा होगा, कान जो होगा वो थोड़ा बड़ा होगा। मतलब इस तरीके से वो बॉन्ड क्रिमिनल को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। कैसे आप किसी को फिजिकल मतलब फिजिकली देख के भी समझ सकते हो कि ये क्रिमिनल है, ये ऐसा उसका मानना है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, क्रिमिनल को या साधारण आदमी भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ क्रिमिनल अकॉर्डिंग टू लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो मानता है कि बॉर्न क्रिमिनल भी होता है, इंसेन क्रिमिनल भी होता है, ओकेजनल क्रिमिनल भी होता है, और कोई कोई पैशन के साथ क्रिमिनल होते हैं, पैशनेट क्रिमिनल, उसको मतलब बाय पैशन वो अपराध कर देता है, ठीक है। तो चार टाइप के क्रिमिनल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू सेसारे लोम्ब्रोसो। अब ये जो बॉन्ड थ्योरी है उस जमाने में ये भी था ना, अमरीश पुरी,
उसको अगर किसी फिल्म में लिया तो लोगों को लगता था कि वो विलेन ही होगा, वैसा उसका उसका ऐसा कद काठी था ऐसा। ठीक है, ये हो गया टाइप्स ऑफ क्रिमिनल। अब ये जो थ्योरी है बॉन्ड क्रिमिनल थ्योरी, इसका पनिशमेंट के रिगार्डिंग क्या व्यू है, ये क्या चाहता है, तो इसका मानना है एम्फसाइज दैट ट्रीटमेंट एंड सिग्रेगेशन रेदर देन पनिशमेंट। ठीक है, ये इसका भी मानना है रिफॉर्मेटिव ही। ठीक है, ये पनिशमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं देता है, ये भी बोल रहा है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट का मतलब रिफॉर्म करो उसको। सजेस्टेड प्रोटेक्टिंग सोसाइटी फ्रॉम डेंजरस क्रिमिनल, ये बोल रहा है कि भाई अगर कोई ऐसे क्रिमिनल हैं जो डेंजरस हैं तो उसको सोसाइटी से दूर रखिए ताकि सोसाइटी प्रोटेक्ट रह पाए। नेक्स्ट है, इसमें कंट्रीब्यूशन क्या दिया है इस थ्योरी ने, तो इंट्रोड्यूस्ड साइंटिफिक मेथड। ठीक है, ये जो हमारा क्रिमिनोलॉजी है अभी, इसमें बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी का भी कुछ पार्ट है। ठीक है, साइंटिफिक मेथड के तौर पे शिफ्टेड फोकस फ्रॉम क्राइम टू क्रिमिनल। ठीक है, ये जो है क्राइम से क्रिमिनल के तरफ फोकस को बढ़ाया है। लेड द फाउंडेशन ऑफ द पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी, ये जो बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी है कहीं ना कहीं पॉजिटिव स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी का जो फाउंडेशन स्टोन है इसी को माना जाता है। अब इसके भी कुछ वो क्रिटिसिज्म थे, ये ओवर इम्फसाइज emphasis on physical traits, ignored social and environmental factors, lacked scientific accuracy, generalization were incorrect। ठीक है, इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ कि ये जो है सोशल और इन्वायरमेंटल फैक्टर को ये दरकिनार कर देता है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर को ही मानता है। ठीक है, और फिजिकल ट्रीट को ये ज्यादा तवज्जो देता है। और अगर हम किसी अपराधी को जनरलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो ये गलत है। और लैक्ड साइंटिफिक एक्यूरेसी, इसके जो थ्योरी है इसमें साइंटिफिक एक्यूरेसी बिल्कुल नहीं है। तो इसका कंक्लूजन क्या है, दो लार्जली रिजेक्टेड टुडे, द बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी वाज अ लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन दैट हेल्प्ड डेवलप मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी एंड साइंटिफिक स्टडी ऑफ क्राइम। ठीक है, हालांकि आज के जमाने में हम बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी को नहीं मानते हैं, लेकिन ये बॉर्न क्रिमिनल थ्योरी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट किया हमें मॉडर्न क्रिमिनोलॉजी में और साइंटिफिक स्टडी में। ठीक है, यही है इसका पूरा। क्वेश्चन है हमारा कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है फांसी देना। ठीक है, हिंदी में डेथ पेनल्टी। तो कैपिटल पनिशमेंट रेफर्स टू द डेथ पेनल्टी imposed by the state as punishment for the most serious crimes such as murder or terrorism, meaning it is the highest form of punishment under the criminal law, awarded only in exceptional cases after judicial process। ये जो कैपिटल पनिशमेंट है भारत के अंदर सबसे हाईएस्ट पनिशमेंट है वो। ठीक है, और ये एक्सेप्शनल केसेस में दिए जाते हैं आफ्टर जुडिशियल प्रोसेस, मतलब अपील में जाएगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाएगा, फिर मर्सी पिटीशन डालेगा, फिर रिवीजन पिटीशन, मतलब ये सारे प्रोसेस होने के बाद दिए जाते हैं। ठीक है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई अपराध को प्रिवेंट करे, वो अपराधी दोबारा अपराध न कर पाए। ठीक है, फिर है रेट्रीब्यूशन कि भाई जैसा उसने अपराध किया है उसी हिसाब से उसको अपराध का सजा मिले, प्रोपोर्शनल भी होता है। और सोसाइटी को प्रोटेक्ट भी करना चाहिए और विक्टिम को जस्टिस भी मिले। तो ये 3-4 ऑब्जेक्टिव है कैपिटल पनिशमेंट देने के। कैपिटल पनिशमेंट इन इंडिया रिकॉग्नाइज्ड अंडर द बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, imposed only in the rarest of rare cases, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही दिया जाएगा। ठीक है, और ये केस था, अभी मुझे नहीं याद आ रहा है, कोई मोहन लाल या ऐसा कुछ केस था जिसमें ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का डॉक्ट्रिन आया था। ठीक है,
तो imposed only in rarest of rare cases, awarded after careful judicial scrutiny, requires confirmation by high court। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। आर्ग्यूमेंट इन फेवर, बहुत सारे लोगों को लगता है कि कैपिटल पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं दिया जाना चाहिए। हम सबसे पहले जिनका मानना है कि दिया जाना चाहिए हम वो पढ़ना है। Argument in favor: act as a strong deterrent, ensure justice for heinous crimes, protect society from dangerous offender, reinforce respect for law। ठीक है, फेवर में बोला जाता है कि हम अगर किसी अपराधी को डीटर करके रखते हैं, ऐसे ही फांसी दे दे तो खत्म हो जाएगा ना मामला भाई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी इंश्योर होगी कि भाई हीनियस क्राइम करोगे तो भाई ऐसा ही होगा, और इससे हम डेंजरस ऑफेंडर को सोसाइटी से प्रोटेक्ट कर, सोसाइटी को ऐसे डेंजरस ऑफेंडर से प्रोटेक्ट करके रखेंगे, और लॉ को लोग रिस्पेक्ट करें, इस तरीके से हम इसको रीइंफोर्स कर सकते हैं। तो ये फेवर में है। अगेंस्ट में है पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्गफुल कन्विक्शन, अगर गलती से किसी को किसी इनोसेंट इंसान को कन्विक्ट करके उसको फांसी दे दिए और बाद में पता चला कि वो इनोसेंट था, तो उसकी लाइफ वापस आ सकती है क्या? नहीं आ सकता। ठीक है, तो रॉन्गफुल कन्विक्शन की पॉसिबिलिटी हो सकती है। कंसीडर्ड इनह्यूमन एंड इरिवर्सिबल, ये इनह्यूमन है, आप किसी को सबके सामने लटका देते हो, जब तक उसका सांस नहीं टूटता तब तक लटकाए रखते हो, अब वो मर जाता है उसके बाद पता चला कि भाई वो सही आदमी था, तो उसको इरिवर्स कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। डज नॉट गारंटी डिटरेंस, वायलेट द राइट टू लाइफ अकॉर्डिंग टू क्रिटिक्स, बहुत लोगों का मानना है कि राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन है आपका कैपिटल पनिशमेंट।